वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट स्लीपर्स। यह फिल्म लीगल क्राइम ड्रामा है। राइटिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम बैरी लेविंसन ने किया था। फिल्म 1995 में छपी लोरेंजो कैरेक्टरा की इसी नाम की नोवेल पर बेस्ड है। अगर इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो है 7.6, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। दौर चल रहा है 1960 का। ये कहानी 4 दोस्तों लॉरेंजो, टॉमी, माइकल और जॉनी की है। चारों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ये सभी मैनहट्टन के साइड में बसे हेल्स किचन यानी क्लिंटन एरिया में रहते हैं। यहाँ के लोकल पादरी फादर रॉबर्ट इन चारों के लिए फादर फिगर हैं। उन्हीं की देखरेख में इन चारों की परवरिश हुई। ये हमेशा उनकी नज़र में रहते हैं। हालांकि वे यहाँ के लोकल गैंगस्टर किंग बेनी के लिए छोटा मोटा काम करते रहते हैं, पर अभी तक फादर रॉबर्ट की नज़र इनके इस काम पर नहीं गई। कहानी 1967 में आती है। जब ये चारों एक हॉटडॉग वेंडर को लूटने में लगे थे, तब गलती से इन्होंने एक आदमी को इंजर्ड कर दिया। इन चारों को सज़ा के तौर पर विल्किंसन होम भेजा गया। टॉमी, माइकल और जॉन को 12 से 18 महीनों की सज़ा, जबकि लोरेंजो को 6 से 12 महीने के बीच की सज़ा मुकर्रर की गई। यहाँ इन चारों को शारीरिक और लैंगिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यहाँ के गार्ड्स सीन, हेनरी, राल्फ और एडम ने इन्हें बहुत सी यातनाएं दी। ये चारों दोस्त इस दौरान इन सबको सहते रहे, पर इन घटनाओं ने इन्हें अंदर से तोड़ दिया। इनमें बहुत से बदलाव आए। इनकी दोस्ती भी कई बदलाव से गुजरी। इसी दौरान इस बॉयज स्टे फैसिलिटी में विल्किंसन एनुअल फुटबॉल का मैच खेला गया। ये मैच यहाँ के गार्ड्स और कैदियों के बीच खेला गया था। ये मैच कैदियों की टीम हार रही थी। इन कैदियों की टीम में रिजो भी था। रिजो एक ब्लैक है। उसे अक्सर यह नस्लभेदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ती हैं और उसे उसके ब्लैक होने की वजह से काफ़ी मारा जाता है। माइकल ने अपने साथी रिजो को कन्विंस किया कि वो ये मैच जीत सकते हैं। हालांकि ये मैच हार रहे थे, पर फिर भी माइकल ने रिजो से कहा, हम जी जान लगा देंगे और इस मैच में वापसी करेंगे। रिजो ने माइकल की बात को काफ़ी सीरियसली लिया। उसके एग्रेसिव खेल और माइकल के सपोर्ट की वजह से ये मैच जीत गए। पर इस मैच के बाद गार्ड्स का इन चारों दोस्तों पर गुस्सा फूट पड़ा। इन्होंने इन चारों की काफ़ी पिटाई की। इन सब के साथ ही इन्हें एक एकांत कारावास में डाल दिया गया। इन्हें यहाँ कई हफ्तों तक रखा गया। यहाँ गार्ड्स आके रोज़ इन्हें मारते थे। इन सब में रिजो को इतना मारा गया कि उसकी जान निकल गई। रिजो की फैमिली को गार्ड्स ने ये कहा कि उसकी मौत किसी हिंसा से नहीं, बल्कि न्यूमोनिया से हुई है। इन सब में 1968 की बसंत ऋतु आ गई। इन चारों में लोरेंजो को छोड़ दिया गया। लोरेंजो ने बाकी दोस्तों से कहा, हमारे साथ इस विल्किंसन होम में जो ज्यादती हुई है उसे पब्लिक के सामने लाना चाहिए। हमें इसकी रिपोर्ट भी लिखानी चाहिए। पर बाकी तीनों ने इन सब से इनकार कर दिया। इन्हें डर है कि अभी इनके साथ और भी हिंसा हो सकती है। माइकल ने कहा, अगर हम बाहर इस बात को बताते भी हैं तो हमारी बात को सुनेगा कौन? कोई भी हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हम सबकी नज़रों में अपराधी हैं। इसके बाद चारों ने फैसला किया कि वो इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, तब भी नहीं जब ये सभी यहाँ से रिहा हो जाएंगे। एक रात पहले जब बाकी कैदियों को छोड़ा जाना था, गार्ड्स में से एक नोक्स ने इनसे कहा, मैंने और बाकी के गार्ड्स ने मिलकर तुम सब के लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज की है। इन तीनों को मजबूरन इस पार्टी में जाना ही पड़ा। इस पार्टी में इन्हें ले जाकर काफ़ी बुरी तरह मारा गया। अगली सुबह सभी को रिहा कर दिया गया। इन सब बातों को 13 साल गुजर चुके हैं। 1981 का दौर चल रहा है। जॉन और टॉमी अब बड़े क्रिमिनल्स बन चुके हैं। बड़ी बड़ी चोरियाँ, हत्याओं को अंजाम देना अब इनका पेशा बन चुका है। एक दिन अचानक से इनका सामना नोक्स से हुआ। नोक्स अब प्राइवेट सिक्योरिटी है। इत्तेफाकन वो हेल्स किचन पब में सिक्योरिटी गार्ड है। जॉन और टॉमी ने नोक्स को कन्फ्रंट किया। वो उसे विल्किंसन होम में हुई हत्याओं का बदला लेना चाहते हैं। नोक्स ने अपने बचाव में कहा, जो कुछ हुआ था उसमें मेरा हाथ नहीं था, सब कुछ बाकी के गार्ड्स ने किया था। वो अपनी जान बचाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने नोक्स को शूट करके मार दिया। यहाँ जब ये सब हो रहा था तब एक विटनेस मौजूद था। जॉन और टॉमी को इस केस में अरेस्ट कर लिया गया। माइकल अब एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी असिस्टेंट बन गया है। वो एक केस को कोर्ट की नज़र में लाना चाहता है और सीक्रेटली उस इंसिडेंट को सबके सामने लाना चाहता है जिसमें गार्ड्स ने उस विल्किंसन होम में क्या क्या किया था वो बताना चाहता है। इन सब के साथ ही वो विल्किंसन होम के मैनेजमेंट पर भी इल्ज़ामात लगाना चाहता है जिन्होंने उन सब घटनाओं को कवर अप किया। माइकल लोरेंजो के साथ अब न्यूज़पेपर रिपोर्टर भी है। दोनों ने मिलकर जॉन और टॉमी को छुड़ाने का प्लान बनाया है। साथ ही वो उन गार्ड्स से जो अभी भी सर्वाइव कर गए हैं उनसे बदला भी लेना चाहता है। इनके प्लान में इनका साथ देने को किंग बेनी भी साथ आ गया है। इन चारों दोस्तों की चाइल्डहुड फ्रेंड कैरोल भी, जो कि एक सोशल वर्कर है, वो भी साथ आ गई है। माइकल ने विल्किंसन होम के गार्ड्स की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की।
ये सारी जानकारी माइकल ने लोरेंजो, किंग बेनी और कैरोल को दिया। इन्होंने इन सब के साथ एक लॉयर डैनी स्नाइडर को हायर किया है। डैनी एक अल्कोहलिक है पर उसकी इमेज एक क्लीन लॉयर की है। उसके सहारे ये न सिर्फ जॉन और टॉमी को छुड़ाना चाहते हैं बल्कि 13 साल पहले हुई यातनाओं का हिसाब भी लेना चाहते हैं। माइकल ने उस समय के गार्ड्स जो अब विल्किंसन होम में नहीं हैं उनकी भी जानकारी जुटाई। माइकल का प्लान तभी काम करेगा अगर वो ये साबित कर दे कि नोक्स एक अच्छा गार्ड नहीं था। उसने कैदियों के साथ कितनी ज्यादती की, वो कितना हिंसक हो जाता था, ये सब कुछ उसे साबित करना होगा। इन सब के साथ ही उसे ये भी दिखाना होगा कि जब नोक्स की हत्या हुई तब जॉन और टॉमी वहाँ नहीं थे। नोक्स की जब हत्या हुई थी तब वहाँ जो विटनेस मौजूद था उसे कोर्ट में बुलाया गया है। उसका नाम फर्ग्यूसन है। वो नोक्स के साथ विल्किंसन हाउस में गार्ड भी रह चुका है। उसे लॉयर ने फोर्स किया एडमिट करने को कि उसने नोक्स के साथ मिलकर और बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर कैदियों को अब्यूज़ किया था। लॉयर के बार बार प्रेशर डालने पर उसने हाँ कर ही दिया। इस केस को जीतने के लिए माइकल और उसकी टीम को एक ऐसे रेपुटेड इंसान की ज़रूरत है जिसका स्टेटमेंट इस केस में मैटर करे और जो ये अपनी गवाही में बता दे कि जॉन और टॉमी उस समय जब नोक्स की हत्या हुई तब वहाँ नहीं थे बल्कि वो उसके साथ थे। लोरेंजो को एक ही शख्स का ख्याल आया इन सब के लिए और वो है फादर रॉबर्ट। लोरेंजो फादर से बात करने गया। फादर रॉबर्ट ने इन सब से साफ इनकार कर दिया। वो कोर्ट में झूठी गवाही नहीं देना चाहते। वो अपनी बात पर अड़ गए थे कि वो इस केस में गवाही नहीं देने वाले। पर लोरेंजो यहाँ से जाने को राज़ी नहीं था। वो उन सब यातनाओं का जिक्र करने लगा जो उन्हें विल्किंसन होम में मिली थी। उसने पूछा, क्या कानून अगर किसी को अपराधी घोषित कर देता है तब उसके साथ कुछ भी करने का हक देता है? अगर नहीं देता तो सभी गार्ड्स को उनके लिए सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये कानून का मजाक होगा। इन सब बातों को सुनकर फादर रॉबर्ट को लोरेंजो की बात सही लगी और अब वो गवाही देने को तैयार है। फादर रॉबर्ट को कोर्ट में बुलाया गया। ट्रायल में उन्होंने जॉन और टॉमी को टेस्टिफाई किया कि दोनों उस समय पर जब नोक्स की हत्या हुई तब उनके साथ थे। वे सभी न्यूयॉर्क निक गेम्स को देखने में मशगूल थे। फादर रॉबर्ट ने 3 टिकटें भी दिखाई उस गेम की। इससे ये साबित हो गया कि तीनों एक साथ थे। इस गवाही ने यह साबित कर दिया कि नोक्स का खून जॉन और टॉमी ने नहीं किया। इस तरह इन दोनों को बरी कर दिया गया, जबकि फर्ग्यूसन की गवाही को तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि उसे गार्ड के तौर पर अपराध करते हुए पाया गया। बाकी के गार्ड्स को भी उनके द्वारा दी गई यातनाओं के लिए अपराधी पाया गया। कुछ गार्ड्स में से हेनरी एडिसन, जो कि अब एक पॉलिटिशियन बन चुका है, बच्चों को भी कभी कभी मोलेस्ट करता है। उसे एक लोकल ड्रग डीलर लिटिल सीजर और रिजो के बड़े भाई ने मिलकर मार दिया। एक और गार्ड एडम स्टाइलर, जो कि अब एक करप्ट पुलिस मैन है, उसे ब्राइब लेते हुए पाया गया और साथ ही उसने एक ड्रग डीलर की हत्या की। इन सब की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया। फर्ग्यूसन ने अपनी जॉब खो दी। उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने कोर्ट में खुद ही अपना गुनाह कबूल किया था। इन सब घटनाओं के घटित होने के बाद माइकल, लोरेंजो, जॉन और टॉमी एक बार में मिले हैं। ये अपनी आज़ादी और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं। लोरेंजो आगे भी न्यूज़पेपर में रिपोर्टर का काम करता रहा, जबकि माइकल, जो कि क्लिंटन में ही डीए ऑफिस में काम करता था, जॉब छोड़कर इंग्लिश कंट्री में चला गया। वो कारपेंटर बन गया और कभी शादी नहीं की। जॉन ने इतना ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू किया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि टॉमी की किसी ने हत्या कर दी। दोनों की 30 साल की उम्र होने से पहले ही मौत हो गई। कैरोल अभी भी क्लिंटन शहर में रहती है। वो अभी भी सोशल वर्कर के तौर पर काम करती है। उसका एक बेटा है। उसका नाम उसने चारों दोस्तों के नाम पर रखा है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। यह फिल्म इस सवाल को उठाती है कि क्या किसी अपराधी के साथ जाति करना सही है। साथ ही कैद खानों में जो अपराध होते हैं उनकी सज़ा के लिए कानून ने क्या प्रावधान किए हैं, इस सवाल को भी उठाती है। पर अंत में सबको अपने किए की सज़ा मिल ही गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।